हमने कि ख़वातीन की डिप्रेशन के वाले से बात तो करें, नबिहा मुझे बताएं जो बंदों में जो डिप्रेशन होता है उसकी बड़ी रीज़न क्या होती है? देखिए, मैं हमेशा से एक ही बात करती हूँ कि बुज़दिल माँ बाप के बच्चे कभी बहादुर नहीं पैदा हो सकते। बुज़दिल माँ बाप के बच्चे भी बुज़दिल ही होंगे। और आपका जिस तरह इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके जो है वो जिस्मानी तौर पर आप मजबूत होते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब तक आपका मेंटल हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप जो है वो बहादुर नहीं बन सकते, मर्द हो या औरत हो। मर्दों में डिप्रेशन की वजूहात जो हैं वो रवैयों का तब्दील होना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि रवैये जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एक मर्द जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों का शिकार हो जाता है, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, बाहर के माहौल में भी। एक औरत तो सिर्फ जो घर में रहती है औरत, वो मुख्तलिफ़ रवैयों का शिकार होती है अपने रिश्तों की तरफ से। लेकिन एक मर्द जो है जिसका किसी से रिश्ता नहीं भी है, उसका सिर्फ जो है वो एक स्पेसिफ़िक किसी के साथ भी जो है वो ताल्लुक़ है और वो उसका रवैया झेल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है डिप्रेशन की। फिर दूसरे, बेरोज़गारी हमारे माशरे में जो बढ़ती जा रही है। मर्द की जेब में अगर पैसा नहीं होगा ना, तो मर्द के सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसे कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। मर्द को अगर आपने मोहब्बत में, चाहत में और अगर आप उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं ना, तो फिर उसकी जेब भरी होनी चाहिए, क्योंकि जब खाली जेब जो है ना वो, और खाली पेट जो है वो, मर्द को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और ना ही वो मोहब्बत कर सकता है, ना ही वो तवज्जो कर सकता है, ना वो अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकता है। इसी इस्तराब और इसी खौफ की वजह से जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि कभी भी अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए, तुम तकलीफ़ या अजियत का शिकार हो, तो कभी भी मुश्किल वक्त में किसी बुज़दिल से मशवरा ना लेना, क्योंकि अगर तुम किसी बुज़दिल से मशवरा लोगे तो वो तुम्हारी जो बची कुची हिम्मत है वो भी ख़त्म कर देगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहादुर लोगों में उठे बैठे। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, कम से कम आप ज़हीन तरीन लोग या अच्छे लोग या एक्सपर्ट लोग या आपके बड़े वो जिन्हें वाकई दुनिया की दीन की समझ है। हमारा दीन से दूरी भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का बाइस बन रहा है। हमारे बच्चों को दीन का कोई पता नहीं है, हम इस्लाम से भी दूर हैं, हम अपनी इक़दार से भी दूर हैं, हम अपनी सकाफ़त से भी दूर हैं। और अगर आप बच्चों को समझाना भी चाहते हैं तो हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि माँ बाप को देख कर जो है वो बच्चे क्या सीखें। ये सीखें कि माँ जो है वो कितने टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ देती है, ये सीखें कि बाबा पैसे कमाने के लिए जो है वो बैरून मुल्क में जो है वो रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो आपके बच्चे एंजाइटी या डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे तो और क्या होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। 4 चीज़ें बता रही हूँ अगर आप एंजाइटी को जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं। देखें, फ़िक्र और बेचैनी की कैफियत में कभी आपने डिसीजन नहीं लेना। अगर आप फ़िक्रमंद हैं, बेचैन हैं, कैफियत ऐसी है किसी से कह नहीं सकते, डिसीजन कोई नहीं लेना। दूसरी ख़ास बात, अगर आप एक अमल को बार बार दोहरा रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसको आप दोबारा से दोहराते हैं और दोबारा उसी पर कंटिन्यू करते हैं, कोई ऐसा अमल जिसे आप दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, रोकें। इस पे अपना फोकस जो है वो आउट ना करें। आपने इस पे फोकस करना है कि आपने एक अमल को बार बार नहीं दोहराना। तीसरी चीज़, मुस्तकबिल का खौफ और इस्तराब। आगे क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूँगा, अगर मैं इसी तरह रहा तो मेरा आगे जो है वो क्या होगा। आपका जो कुछ भी होगा यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखें। अल्लाह ने बेहतर जो है वो काम करने होते हैं और आपको रास्ता जो है वो अल्लाह ही दिखाता है। दूसरी बात, अगर आप ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, अगर आपके पट्ठों में दर्द है, अगर आपकी बैकबोन प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बदहज़मी का शिकार हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब है, तो आप समझ लें कि आप एंजाइटी में हैं। ये आपको जो है वो कोई इस तरह का जो एक साइकोलॉजिकल इशू है, जैसे ये चलते हैं वैसे ही आपके जिस्मानी जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। बेचैनी की कैफियत में अगर नींद नहीं आती, अपनी एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी एक्सरसाइज इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि आप सो सकें, अपने आप को मुकम्मल तौर पे बिज़ी रखें। आप एंजाइटी और डिप्रेशन से इन 4-5 अगर आदतों को आपने अपना लिया तो बड़ी आसानी से बच सकते होने से बड़ा ज़रूरी है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी अभी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक केस भी यहाँ पर मौजूद है, जुनैद साहब मौजूद हैं, हम उन्हीं से उनकी कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जुनैद साहब, मेरा जो ज़िंदगी में मसला आया वो ये था कि मेरी शादी हुई, बहुत ही अच्छी एक लाइफ हमारी चल रही थी। यूनिवर्सिटी में मैं किसी को पसंद करता था, शादी हो गई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हुए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ज़िंदगी में हो जाएगा ना। अचानक से वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। और
बच्चे जो हैं मैं उनके बारे में सोचता था कि इनका क्या होगा, छोटे हैं अभी, ट्विंस बच्चे हैं, किस तरीके से इनको कौन लेके चलेगा, क्या होगा। फिर एक अच्छी चैनल पर मेरी जॉब थी, वो जॉब ख़त्म हो गई। मज़ीद और मुझे टेंशन ये मिली कि अब इनको कैसे लेकर चलूँगा। अगर फैमिली सपोर्ट हो तो चलें, पीछे से साथ बंदा चल सकता है, लेकिन आपको पता है कि माशरा जो है वो बहुत सारी बातें करना शुरू कर देता है। तो ऐसा हुआ कि 6-8 महीने तक तो मैं बिल्कुल कमरे के अंदर बंद हो गया था, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या होगा। और आपके बच्चों को लुक फॉरवर्ड कौन कर रहा है? बच्चे रोते थे, केयर छोटे कौन बच्चे कर थे रहा ना, था? हाँ। वो रोते रहते थे कि मम्मा कहाँ है, पापा मम्मा कहाँ है। तो मुझे ज़्यादा होता तो मैं रात 3-3 बजे कब्रिस्तान ले जाता था उनको बैठा कर ना गाड़ी में। हाय। तो मेरे फ्रेंड्स जिन्हें पता चलता था वो पीछे से आ जाया करते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप खुद भी मतलब एक डेंजर जोन में जा रहे हो, बच्चों को भी लेकर जा रहे हो, बल्कि आपको तो निकालना चाहिए। अच्छा, इसी में जो है ना मेरा एक बेटा जो है ना वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी डिप्रेशन में चल रहा है अभी तक। उसको हर जगह मम्मा नज़र आती हैं और हर वक्त वो यही कहता है कि मम्मा आ रही हैं, मम्मा आ रही हैं। हाय। अच्छा, मुझे जो है वो अब तक ये समझ में नहीं आया कि और माफ कीजिएगा, आपके बच्चों की क्या एज है आपके? अब तो बेटी माशाल्लाह वो 7 ईयर की हो गई है, बेटा जो है वो उससे थोड़ा छोटा है। मतलब आपने कहा ट्विंस हैं ये? ट्विंस है, कुछ फ़र्क है ना। हाँ ऑफ कोर्स, दोनों, इसका मतलब दोनों 7 इयर्स के हुए हैं। ऐसा ही है। हाँ। लेकिन वो बेटा जो है मेरा अपनी एज से कुछ ईयर्स पीछे हो गया है। पीछे है। अच्छा, उसमें मुझे ये परेशानी आती है कि रातों को नींद नहीं आती, बड़ी घुटन सी फील होती है और ऐसा लगता है कोई शोर शराबा हो रहा है या कहीं म्यूज़िक भी चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि बस ये अभी बंद हो जाए। तो बहुत ज़्यादा, इवन कि मैं जो है स्लीपिंग मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करता हूँ तो Sleeping उसका भी aid आप लेते हो, pills अब लेते हो। असर ख़त्म हो गया उसका ना। तो मेडिसिन भी अब असर नहीं आपने करती किसी हैं। डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की कि आप किसी वैसे साइकेट्रिस्ट, किसी ने आपको मशवरा दिया? वैसे तो हमारे यहाँ लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि हाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसी ने आपको कहा या आपने खुद सोचा कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ? नहीं, इस तरह का तो अब तक के कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है अभी भी ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दिल करता है बिल्कुल अकेले ही बस बैठे रहें, कोई शोर शराबा ना हो, किसी सुनसान जगह जैसे दो दरिया वगैरह है इस तरफ जाकर जो है ना सुकून से बैठें और बैठे रहें, बस फील करें कि क्या हो रहा है आपके आसपास ना, पानी का शोर। जब आपके बच्चे आपको ऐसे देखते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चों को तो मैंने जाहिर सी बात है, वो स्कूल भी जा रहे थे तो दादी हैं मेरी जो मदर हैं वो उनको वो देख ख्याल रही हैं। करती हैं। उनसे फैमिली से अब सपोर्ट ये है कि मुझसे जो छोटे वाले भाई हैं वो देख रहे हैं ज़्यादातर। क्योंकि मेरी अपनी जो जहनी कैफियत है ना वो इस तरह की नहीं होती। मैं बाज़ दफ़ा बच्चों को उस तरह से नहीं ले पा रहा जिस तरह से मुझे एक ऐसा एज अ फादर लेना चाहिए था। उसकी जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिप्रेशन में ये भी होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और मैं स्पेशली अगर इनकी बात करूँ कि एक देखिए हर बंदे को एक खौफ है कुछ ऐसी चीज़ का जो हमने भी नहीं देखी हुई, और ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ट्रेजेडीज़ भी होती हैं। तो क्या कोपिंग मैकेनिज्म में होना चाहिए और इनके लिए क्या चीज़ आप सजेस्ट करेंगी, क्या होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन के सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया में है कि आपके जो सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, आपकी फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है। अच्छा, इनकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता पहले इनको लेकर आना है। फॉर एग्जांपल, अब ये जो है कैसे फेज़ में हैं कि सबसे पहले तो ये इस फेज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ है मेरे साथ। फिर इनकी डेली का एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ एक टू डू लिस्ट है, ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इनको करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को सुबह उठ के रेडी करना, स्कूल देकर जाना, लेकर आना। उसके बीच में भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 100% ही अच्छे तरीके से ये चीज़ कर रहे हों, बट ही हैज़ टू पुट एफर्ट्स टू डू दीज थिंग्स। क्योंकि देखिए, हम जब एक चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, नजरें चुरा रहे होते हैं हमें। बहुत दफ़ा हमें अपने क्लाइंट को बताना पड़ता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। बहुत दफ़ा आपका दिल नहीं कर रहा होता वो काम करने को, तो हम उनकी एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करवाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है ना कि आप रोज़मर्रा का काम करने के भी काबिल नहीं रहते हैं। डिप्रेशन जब आपका सिग्निफिकेंट किस्म का होता है तो उसमें आपकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका वो जो है ना कि आप बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड से हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पास एक टू डू लिस्ट होती है डे टू डे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने करनी ही करनी है। उसमें फिर हम जो इनका है, इनके केस के हिसाब से इनके लिए कुछ ऐसा मी टाइम भी निकालेंगे जिसमें कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनसे इनको सुकून मिले या कम से कम प्लेजर मिलना स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, वॉक पर चले जाएँ, एक्सरसाइज कर लें, बच्चों के साथ कोई गेम खेल लें, किसी के साथ बात करके सुकून मिलता है तो बात कर लें, किसी दोस्त के साथ जो कि अच्छा सच्चा हमदर्द हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इन सब चीज़ों से काम नहीं आएगा।
काम, इन सब चीज़ों से मुकम्मल आराम नहीं आएगा इनको। ऑन अ लॉन्गर टर्म थेरेपी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इनकी बताएं- अपनी बच्चों की जो वेलबींग है ना, उसको अगर ये प्रायोरिटाइज करें, वो इनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है। मुझे बताइए थेरेपी कितने अरसे चलती है? हम बहुत से लोगों की थेरेपीज देखते हैं, उनकी थेरेपीज ना ख़त्म होने का नाम नहीं ली होती हैं, मतलब वो मुसलसल 5-6 सालों से बाकी सब चीज़ें, लेकिन उनकी थेरेपीज चल रही हैं। लेकिन थेरेपी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, लेकिन इसमें जो प्रोग्नोसिस है दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें एक क्लाइंट के डेमोग्राफिक्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, सोशो इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसके साथ साथ उसका जो फॉर एग्जांपल रूटीन वगैरह कैसी है, डिस्टर्बेंस किस हद तक है, सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम क्रॉनिक कितनी है, ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिटर्मिन करते हैं कि थेरेपी को कितना टाइम लगेगा और प्रोग्नोसिस कैसा होगा। अच्छा नबिहा, आप क्या वजह सजेस्ट करना चाहेंगे इनको? देखिए, जो इस वक्त इनकी सिचुएशन चल रही है ना, और जिस तरीके से ये अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, एक चीज़ आप सब लोग समझ लें कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी वक्त उसकी आखिरी सांस हो सकती है, उसका जो है वो इस दुनिया से नाता टूट सकता है। इस चीज़ को इस तरह से फोकस करके अपने जहन नशीन कर लें कि आपके अपने प्यारे, आपका अपना साथी किसी भी वक्त उसका सांस के साथ ताल्लुक़ जो है वो टूट सकता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें। हम क्या करते हैं, रिलाई करना शुरू करते हैं। जब दो कंपेनियंस, दो साथी एक साथ चलते हैं तो हमें ये लगता है कि दुनिया सिर्फ हम दोनों पर मुहित है, बाकी कोई नहीं है। अपने रिश्तों को, सब रिश्तों को वक्त देना शुरू करें। और अगर खुदा ना खास्ता आपका साथी, आपका पार्टनर जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, मैं खुद भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझा भी सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। बच्चों को कभी ये फील ना होने दें कि कोई एक पार्टनर, माँ या बाप मौजूद नहीं है। आपको उसकी माँ भी बनना है और आपको उनका बाप भी बनना है। अगर आप ही साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर में चले जाएंगे और इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो भी इस दुनिया में नहीं है, या आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, 5 साल से और 12 साल के बच्चे को ये समझाना कि उसका वालिद या उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। आप अगर छोटे बच्चों के जहन में ये बात डाल देंगे तो वो डरना शुरू कर देंगे, खौफ महसूस करेंगे, कभी भी वो एक बहादुर इंसान बन के दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 3 चीज़ें करें, आपका जो है वो डिप्रेशन काफ़ी हद तक जो है वो कम्प्लीटली आप उससे जो है वो निजात हासिल करेंगे। सबसे पहली बात ये कि अपना एक स्पेसिफिक टाइम बनाएं अल्लाह के साथ। कॉन्टैक्ट, स्पिरिचुअल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका एक ताल्लुक़ जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है ना, दुनिया में आपका इलाज मुमकिन ही नहीं जब तक आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्ट ना हो। स्पिरिचुअल थेरेपी से मैं आगाज़ करती हूँ, मैं इससे पहले किसी थेरेपी की तरफ जो है वो नहीं जाती। दूसरी ख़ास और अहम बात, बाउंडिंग को मजबूत करने के लिए एक्टिविटी, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने भी बताया कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मस्ट बी इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अच्छा फूड खाएं, जितनी आपकी खुराक अच्छी होगी, जितना आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका खाना खाने को दिल करेगा। अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी के लिए आपका दिल नहीं चाहेगा, लेकिन आप कुछ अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ आप अपनी बाउंडिंग्स को मजबूत करने के लिए ऐसी चीज़ें जो है वो देखें, कुछ ऐसी वीडियोस देखें, अच्छे लोगों की बातें सुने जिससे आप में मोटिवेशन पैदा हो। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप थेरेपी ले सकें या रेगुलर आप थेरेपी में आ सकें, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर भी पैसा खर्च होता है, तो आपको फिर मोटिवेशन मिलेगी ऐसे लोगों से जो अच्छी बात करते हैं, जो आपको अच्छा सबक दे सकते हैं। तीसरी ख़ास और अहम बात जिस पर आपने फोकस करना है कि आपने डीप ब्रीथिंग का अमल नहीं छोड़ना। जैसे ही स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, डेली ट्वाइस अ डे इन अ डे कि ट्वाइस टाइम, यानी कि 2 टाइम जो है वो आपने लाजमी, जैसे बंदा पैनाडोल लेता है, जैसे आप कोई भी आपको खांसी और सिरप लेता है ना, इसी तरह आपने डीप ब्रीथिंग का अमल नहीं छोड़ना और कम से कम 10 टाइम इन अ डे आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। ये आप अगर रेगुलर अपनी रूटीन के साथ जो है वो रख लेंगे ना, आप यकीन करें आपके डिप्रेशन लेवल आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कोई बंदा बीमार भी होता है तो मुझे होता है कि आप बीमार हैं, ठीक है, आप ऑफ कोर्स आपने कोशिश हर करनी करेक्ट पड़ती है। उसी डिवाइन फोर्स के साथ आपने करना है, हाँ डिवाइन फोर्स का, लेकिन साथ में जैसे अगर हमें दूसरी बॉडी, जैसे अगर आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, जी। तो जहाँ ठीक है आप डिवाइन फोर्स से कनेक्ट करेंगे, अपना ताल्लुक और मजबूत करेंगे, वहाँ पे साथ साथ आपको तबीब की भी ज़रूरत है। बिल्कुल है। अच्छा मेरे साथ इस पर कॉलर काफ़ी देर से मौजूद है, हिजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हिजाब, सबसे पहले तो आपकी कॉल बहुत देर बाद मैंने शामिल की जी, क्या कहना चाहेंगे? ये भी आपका थैंक यू। क्या कॉल शामिल कर ले। मेरा सवाल ये था कि मैं
मैं काफी अच्छी रहती हूँ अपने ससुराल वालों के साथ, लेकिन फिर भी ना मुझे कोई ना कोई बात सुनने को मिलती रहती है। तो इस वजह से काफी मेरे जहन में ना अजीब से ख्यालात आते रहते हैं। कभी मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कर दूं या फिर बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं, इस तरह की ये अजीब सी सोचें आती रहती हैं। अच्छा तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मेरी जान मुझे बताएं आपकी शादी को वैसे कितना अरसा हो गया है? मेरे 11 साल हो गए, 5 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर से इसकी वजह से बस कहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को टेंशन ना दूँ, जो कि होता है मैं यही करती रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे बताएं जब आपके बच्चे पैदा हुए थे तो फिर आपके अपने ननिहाल बच्चे पैदा हुए हैं या सब आपके ससुराल में बच्चे पैदा हुए हैं? और जब बच्चे पैदा होते हैं आपके पास कोई सपोर्ट, कोई हेल्प होती थी कि आपका ख्याल कर सके, बच्चे का ख्याल कर सके? जी, ये मेरी लास्ट बेटी हुई, वो तो मैंने खुद ही उसका किया। अच्छा, मुझे लगता है कि वो साथ साथ ना जगह ऑफ कोर्स एक बॉडी उसने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, तो आप 11 सोचें सालों कि डिलीवरी के बाद तो कुछ औरतों को साल 1.5 साल तो पोस्टमार्टम में निकल जाते Exactly. तो वो डिप्रेशन चल ही रहा होता होगा, तो वो अगेन प्रेग्नेंट एंड देन अगेन डिलीवरी और फिर अगेन पोस्टमार्टम, तो वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है। ऑफ कोर्स इट्स सो रियल। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज वेरी रियल, और हमारे यहाँ इस पर इंफॉर्मेशन तो छोड़ ही देना, बात ही नहीं होती है इसके ऊपर। हमने तो खैर इस पे शोज क्योंकि हमने शोज भी किए हैं, हमारे पास एक्ट्रेसेस भी आ चुकी हैं जो गुजरी हुई, से देखिए हमने उस पर बात भी की, लेकिन इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी हाँ, कॉमन। दूसरी बात ये वही हम इनको क्या मुझे क्या जरा कहते हैं ना कि मशरा के अक्सर लोग कहते हैं इसका आंसू से वो कहते हैं मेरे ससुराल वाले मेरे से खुश नहीं है, तो उनका दिल करता है कि वो तुम्हें लेकर चली जाएं, बच्चे की लेके चली जाएं। इन अ स्टेट जहां उन्हें थेरेपी इमीडिएटली लेनी चाहिए। अब हस्बैंड के क्या सपोर्ट है ये भी नहीं पता। देखिए अच्छा, लेकिन वही बात ना, हम बात थेरेपी की, ये जो हम शोज करते हैं ना, ये भी हम कोशिश करते हैं एक तरीके से आपके लिए थेरेपी का सेशन बन जाए, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन कैन अफोर्ड अ थेरेपी सेशन, क्योंकि एक थेरेपी सेशन के कहीं 1000 रुपये तो खैर बहुत कम, लेकिन 2000, 2500, 5000 लोग अपनी बच्चा बीमार हो जाए, लोग कहते हैं यार हम इसको टोटको से ठीक कर देंगे, तो लोग थेरेपी कैसे लेने के लिए जाएंगे? तो हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपना एक छोटा सा जो रोल है ना वो जरूर अदा करें। आपके आसपास कोई बंदा परेशान हो उसको गले लगाएं, और सिर्फ आप ये अगर किसी को कह देना कि तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है, तो वो भी ना बहुत हेल्प होगी इसके लिए। ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।